हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। ये आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में आया था 14 अक्टूबर 2018 में। काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास बोला क्या है, अ बाउल कंटेन्स 5 लीटर ऑफ मिल्क। एक बर्तन में 5 लीटर दूध है। राजेश रिमूव्स 20% ऑफ द मिल्क एंड एड्स 2 लीटर ऑफ वाटर। अब मिल्क में पानी ऐड कर रहे हैं तो मिक्सचर हो जाएगा। अब दूध पानी मिक्स हो जाएगा। तो बिल्कुल 1 बाय 1 चलते हैं, स्टेप वाइज। कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट्स क्रिएट करने हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लगाना कोई, ठीक है। तो हम बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से। 5 लीटर था प्योर मिल्क, ठीक है। अब इसमें से 20% रिमूव कर दिया गया, तो 5 लीटर का 20% कितना होता है, 1 लीटर। इसका 20% हुआ 1 लीटर। तो हमारे पास मिल्क रह गया 4 लीटर। ये मिल्क है, मिल्क है 4 लीटर। प्योर मिल्क था 5 लीटर, 20% निकाला 1 लीटर, तो प्योर मिल्क 4 लीटर रह गया। अब क्या बोल रहे हैं, एज 2 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर पानी ऐड कर दिया, 2 लीटर वाटर ऐड करा, वाटर। तो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 6 लीटर। लेकिन उस 6 लीटर में हमारे पास 4 लीटर मिल्क होगा और 2 लीटर वाटर होगा, मिल्क और वाटर। तो रेशियो क्या होगा मिल्क और वाटर का, 2:1। कैंसिल करें तो 2:1। अब बेसिकली 6 लीटर में आपको प्रैक्टिकली ये समझ में आना चाहिए अच्छे से कि अगर मैं इस 6 लीटर के बर्तन में 6 लीटर मिक्सचर है जिसमें 4 लीटर मिल्क, 2 लीटर वाटर है, 2:1 के रेशियो में मिल्क और वाटर है। अगर मैं एक ग्लास निकालता हूं फुल, तो उस फुल ग्लास में 2:1 के रेशियो में ही मिल्क का वाटर होगा। अगर एक चम्मच निकालता हूं मैं मिक्सचर सोल्यूशन, तो 2:1 के रेशियो में ही मिल्क का वाटर होगा। या मैं उसमें से कुछ बूंदे जमीन में छिड़क देता हूं, हर एक बूंद में 2:1 के रेशियो में मिल्क का वाटर होने वाला है, क्योंकि दूध और पानी मिक्स हो जाता है। ऐसा तो होता नहीं दूध ऊपर तैर रहा है पानी नीचे, या पानी ऊपर और दूध नीचे, सब मिक्स हो जाता है वो तो एक एक बूंद में 2:1 के रेशियो में मिल्क का वाटर होगा। ये कॉन्सेप्ट आके काम आएगा। देखिए कैसे। फिर बोला है महेश रिमूव्स 40% ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसमें से महेश ने 40% निकाल दिया। अब इसका 40% कितना हुआ, 2.4 लीटर। अब बात यह है कि जो 2.4 लीटर निकाल रहे हैं, इसमें कितना मिल्क निकल रहा है, कितना वाटर निकल रहा है, कितना मिल्क माइनस हो रहा है, कितना वाटर माइनस हो रहा है। आपको यह कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए, क्योंकि अभी हमने बात करी कि एक एक बूंद में 2:1 के रेशियो में मिल्क का वाटर होगा, तो 2.4 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। मिल्क का वाटर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इस 2.4 में, जैसे मैंने बोला, एक एक बूंद में 2:1 के रेशियो में मिल्क का वाटर होगा, तो 2.4 लीटर में 2:1 के रेशियो में मिल्क का वाटर होगा। तो रेशियो में डिवाइड करना बहुत इजी होता है। 2 और 1 3 से कैंसिल करें, 0.8 और 0.8 की दोनों से मल्टीप्लाई, तो 1.6 लीटर मिल्क माइनस होगा और 1.6 लीटर मिल्क माइनस होगा, 0.8 लीटर वाटर। तो 1.6 लीटर मिल्क माइनस होगा, 0.8 लीटर, इतना निकल जाएगा। तो वो जो 2.4 लीटर निकाला था, इसका 40%, उसमें इतना दूध गया, इतना पानी गया, पूरा दूध नहीं गया। ये बात अगर आप समझ गए तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। जिसको इस कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम होती है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये माइनस करें तो कितना रह जाएगा, 3.6 लीटर रह जाएगा। अब कितना दूध होगा, कितना पानी होगा, वो लिख लेता हूं। तो इसमें से माइनस करें, 2.4 लीटर दूध होगा, m लिख लेता हूं यहां पर, और इसमें से माइनस करें 1.2 लीटर वाटर होगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला है आगे, इसी में 40% एड 4 लीटर ऑफ सोया सॉस। अब 4 लीटर सोया सॉस भी मिला रहे हैं इसमें, तो 4 लीटर अगर सोया सॉस मिला रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7.6 लीटर हो जाएगा। लेकिन अब सोया सॉस भी मिल गया तो कितना हो जाएगा, 2.4, 1.2 और 4 लीटर सोया सॉस, मिल्क, वाटर और सोया सॉस, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मिल्क, वाटर और सोया सॉस, ये इस रेशियो में, मतलब इतनी क्वांटिटी हो जाएगी। अब फाइनली बोला है कि रमेश ने इसमें से 30% निकाल लिया। 30% निकालने के बाद फाइंड द रेशियो मिल्क, सोया सॉस एंड वाटर इन द बकेट नाउ। अब 30% निकालने के बाद भी रेशियो वही होगा जो पहले था। जैसे मैंने यहाँ 40% निकाला, 2:1 के रेशियो में मिल्क वाटर था। 40% निकालने के बाद भी मिल्क वाटर तो 2:1 ही रहेगा, है ना। अब 30% निकालने के बाद भी इन तीनों का रेशियो वही रहेगा, क्योंकि हम बीच में मिला नहीं रहे। अगर कुछ मिला देंगे तो रेशियो बदल जाता है, ठीक है। लेकिन हम केवल निकाल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बर्तन में आधा दूध था, आधा पानी था, ठीक है। मान लो कि 100 लीटर का बर्तन था, उसमें आधा दूध आधा पानी, 50-50%। अब मैं उसमें से 20% मिक्सचर निकाल लूं, 20 लीटर निकाल लूं,
तो रिमेनिंग जो 80 लीटर होगा उसमें भी तो आधा दूध आधा पानी होगा, रिमेनिंग 80 लीटर में भी। या तो मैं कुछ उसमें और नया मिक्सचर कर दूं, मैंने केवल क्या करा, 100 लीटर जो मिक्सचर था उसमें आधा दूध आधा पानी था, मैं 20 लीटर निकाल के किसी को दे दिया, तो रिमेनिंग जो 80 लीटर होगा उसमें भी 50% दूध 50% वाटर, रेशियो मिल्क का वाटर का सेम ही रहेगा जो पहले था, केवल निकाला है। तो यहाँ पर 80% निकालने के बाद वही रेशियो रहेगा जो अभी है। तो हमें किसका रेशियो निकालना है, मिल्क है 2.4। लेकिन ये ध्यान देना है कि सोया सॉस पहले बोला है, आप जल्दीबाजी में क्या करेंगे, वाटर लिख सकते हैं 1.2, तो हमें क्या करना है, सोया सॉस ये है 4, तो ये गलती स्टूडेंट से हो सकती है, ठीक है। और फिर वाटर लिखा है लास्ट में, जो ऑर्डर रहता है उसी ऑर्डर में रेशियो को लिखते हैं, तो इस वाटर को 1.2, ठीक है। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई, रेशियो में किसी की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 24:40:12। अब कैंसिल आउट करते हैं, अगर किसी से कैंसिल हो रहा है 10 की पॉइंट हटाने के लिए 10 की मल्टीप्लाई करें, तो 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 6, 10 और 3, 6:10:3, 6:10:3 का कोई रेशियो नहीं है, तो हमारा नन ऑफ दीज होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स से प्रॉब्लम क्या हो सकती है, वो 6, 3, 10, क्योंकि वो ऑर्डर नहीं देखेंगे, वाटर को आगे रखा, सोया सॉस ये जो ऑर्डर था उसी ऑर्डर में कर लेते हैं, 6, 3, 10, जल्दीबाजी में फोर्थ ऑप्शन टिक कर सकते थे। बहुत सारे स्टूडेंट से गलतियां हुई थी 2018 में, तो ये आपको ध्यान रखना है किस ऑर्डर में रेशियो पूछा है, ठीक है। तो ये इसका एक सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वर्किंग टुगेदर A and B can complete a task in 24 days if the efficiency of A and B are in the respective ratio of 3:2। अब देखो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस में हमेशा ना एज्यूम करके चलना है कौन कितना काम कर सकता है एक दिन में। तो यहाँ पर A और B की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है ना, तो ऐसा मान लेते हैं कि A एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, B एक दिन में 2 यूनिट, ठीक है। ए जो एफिशिएंसी है उतना ही हम काम एज्यूम कर लेंगे। ए मान लिया एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ 3 बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने ए का काम एज्यूम कर लिया कि इतने यूनिट पर डे, और बी का 2 यूनिट पर डे। अब वर्किंग टुगेदर बोला है ए एंड बी कंप्लीट अ टास्क इन 24 डे, दोनों मिलके 24 दिन में कर लेते हैं, तो टोटल वर्क इजीली निकल सकता है। टोटल वर्क क्या होगा, दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट कर सकते हैं दोनों मिलके, और 24 दिन में पूरा काम कर सकते हैं दोनों मिलके, तो पूरा टोटल काम हो जाएगा 120 यूनिट का। और इतना पेन भी चलाने की जरूरत नहीं होती, हमें देख के समझ में आ जाता है ये 3 यूनिट 2 यूनिट दोनों मिलके 5, अब 5 × ये टोटल वर्क हो गया 120 यूनिट का, ठीक है। इस तरीके से बहुत इजीली हो जाता है 120 यूनिट। ये मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि मेरी बात तुम तक पहुंच जाए। फिर बोला इन हाउ मेनी डेज कैन बी कंप्लीट हाफ ऑफ द टास्क। अब टोटल वर्क ये है तो आधा वर्क, हाफ वर्क कितना होगा, बी को कंप्लीट करना है 60 यूनिट काम, पूरा काम तो 120 यूनिट का है, तो बी को 60 यूनिट काम करना है, तो कितने दिन में करेगा, बी का एक दिन का काम है 2 यूनिट पर डे, तो बी का जो टाइम होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 60 यूनिट को डिवाइड कर देंगे बी के एक दिन के काम से 2 यूनिट, तो 30 डेज। ये पूरा प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूं, इस तरीके से इतना एक्सप्लेन करके लिखने की जरूरत नहीं होती, तो बहुत इजीली एग्जाम में आंसर आ सकता है। देखिए यहां पर करना क्या था, ये 3 और 2 मानना था, टोटल मिला के 5 हो जाता, 5 × टोटल वर्क आ जाता। अब बोला कि हाफ, तो इसका मतलब 60 और बी का 2 है तो 30, बिना पेन चलाए या बहुत कम पेन चला के आंसर आ सकता था। हाँ, उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और जिसको वीडियो पसंद आता है हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको और स्टडी मटेरियल चाहिए, फ्री प्रिपरेशन करनी है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम स्टडी मटेरियल वगैरह अपलोड रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। मैथ से रिलेटेड मिलेगा, रीजनिंग से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड, डेली करंट अफेयर्स के अपडेट भी मिलते हैं उसमें। उसके अलावा हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हैं अगर फुल कोर्स आप परचेज करना चाह रहे हैं। उसमें आपको बैंकिंग का भी फुल कोर्स मिलेगा, एसएससी का भी, यूपीएससी का भी, हर चीज का आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, आईबीपीएस क्लर्क में आया था 2018 में, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। अब देखिए जितने कॉन्सेप्ट्स हमारे अच्छे से क्लियर हो उतना जल्दी हम कर सकते हैं। देखिए स्क्वायर में और रेक्टेंगल, स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं, और डायगोनल के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालेंगे तो a√2 आता है,
ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल फॉर्मूला ऐसा रटा हुआ नहीं होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये a√2 आएगा, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, इसका डायगोनल क्या होगा, ये लेंथ है, अंडर रूट एल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर पर बी स्क्वायर, एरिया एल इंटू बी। पेरीमीटर क्या होता है, ये जो किनारे किनारे की लाइन है इनको ऐड कर देते हैं, इसका पेरीमीटर है 4a। पेरीमीटर मतलब ये जो बॉर्डर है उसकी लेंथ को ऐड कर देते हैं, बॉर्डर है उसकी लेंथ को ऐड कर देते हैं, 2 बार एल हो जाता है, 2 बार बी हो जाता है, या 4 बार ए हो जाता है, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है स्क्वायर में। ठीक है, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं मेंसुरेशन वाले उसमें। इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, अब देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर बोला हुआ 60, तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, है ना। पेरीमीटर 60 मतलब चारों साइड को ऐड करके 60 आ रहा है, तो 60 को 4 से डिवाइड कर दो, स्क्वायर की चारों साइड तो इक्वल होती हैं, तो 15 होगी साइड। और डायगोनल कितना होगा, अभी हमने डिस्कस करा 15√2, है ना, ये अभी डिस्कस करा ना, ए तो ये a√2 होता है, 15 तो 15√2। अब वो बोल रहा है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 60, इसका मतलब स्क्वायर की साइड होगी 15 डायगोनल। अब डायगोनल बोल रहे हैं इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर है 15√2, ये होगी लेंथ। ठीक है, और आर क्या, रेक्टेंगल, ब्रेड्थ इज 10√2, ब्रेड्थ है 10√2, तो एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू 10 तो 150 आता है, और √2 इंटू √2 कितना आता है 2, तो 300 आ जाएगा। तो बहुत कम पेन चला के आंसर आ गया, बहुत जल्दी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, बस आपको पेन कम चलाना है, दिमाग ज्यादा चलाना है। क्वेश्चन नंबर 29, राम कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 125 किलोमीटर बाय कार एंड मोटरसाइकिल। 125 किलोमीटर कार और मोटरसाइकिल से कवर करा, मोटरसाइकिल से कवर करा। कार की स्पीड 50% ज्यादा है, ठीक है, 50% ज्यादा है, मोर देन मोटरसाइकिल, तो कार की स्पीड मोटरसाइकिल से 50% ज्यादा है। टाइम टेकन बाय कार, मोटरसाइकिल, टाइम टेकन बाय कार एंड मोटरसाइकिल वर इक्वल। अब देखिए दो अगर गाड़ियां टाइम सेम हो, टाइम सेम है t1 इक्वल टू t2, अगर दोनों की स्पीड बराबर होती मान लिया, तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करते। अगर मैं बोलता एक की स्पीड दुगनी होती, दुगनी, और सेम टाइम में अगर मेरी स्पीड आपसे दुगनी है और सेम टाइम में मैं कितना चलूंगा, जितना आप चलेंगे उसका दुगना। अगर मेरी इसकी स्पीड 3 गुना होती है आपसे, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम में 5 घंटे में जितने डिस्टेंस कवर कर रहे होते, मैं 5 घंटे में आपसे 3 गुना डिस्टेंस कवर कर रहा होता, क्योंकि मैं 3 गुना स्पीड से चल रहा हूं। मेरी स्पीड अगर आपसे 20% ज्यादा होती, तो आप 5 घंटे में जितने डिस्टेंस कवर कर रहे होते, उतने ही टाइम में मैं आपसे 20% ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा होता। कॉमन सेंस अप्लाई करना है, ठीक है, मैथ्स और कॉमन सेंस दोनों को कंबाइंड करके चलना है। थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है इनिशियली जब हम टाइम एंड वर्क करते हैं, ठीक है, हमने पूरा डिटेल में डिस्कस करा है अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी, क्लासरूम में भी। तो यहाँ पर जो बोला है कि टाइम सेम है कार और मोटरसाइकिल का, और कार की स्पीड 50% ज्यादा है, मतलब मोटरसाइकिल की स्पीड अगर 100 है तो कार की स्पीड 150 है, तो रेशियो क्या हुआ उनकी स्पीड का, रेशियो 3:2। तो डिस्टेंस भी 3:2 के रेशियो में कवर करने वाले हैं दोनों। 3:2 के रेशियो में ही कार और मोटरसाइकिल डिस्टेंस कवर करने वाले हैं, क्योंकि कार की स्पीड 50% ज्यादा है मोटरसाइकिल से और टाइम सेम है, तो सेम टाइम में कार 50% ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझना है ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, ठीक है। तो कार ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, 125 को 3:2 के रेशियो बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं, बिना पेन चलाए कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से करते हैं मैं आपको बता रहा हूं कि इनको ऐसे मेंटली ऐड करना है। 3 + 2 कितना हो गया, 5 से सीधे कैंसिल करें, 25 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 और 50। दोबारा से बता रहा हूं, लिख के बता देता हूं। मैंने क्या करा, 3 × 5 से कैंसिल करा 25, और 25 की दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, बस सिंपल मेंटली करना है, ठीक है। तो ये हो गया 25 × 3 75 और 50। हमें पूछा क्या, व्हाट डिस्टेंस डिड राम कवर बाय मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल का पूछा है तो 50, तो हमारा 5th ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय 300। इसका, इस लाइन का मतलब समझना है। ये SBI क्लर्क प्रीलिम्स में आया था 2020 में।
एक आर्टिकल के प्राइस मार्क्ड अप बाय 300, मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा 300 रुपये ऊपर मार्क कर दिया। मतलब अगर कोई सामान 1000 रुपये का था कॉस्ट प्राइस, तो उसका मार्क प्राइस 300 रुपये ऊपर कर लिया, 1300 कर लिया मार्क प्राइस। 2000 अगर कॉस्ट प्राइस था तो 2300 मार्क प्राइस कर लिया। तो ये इसका सेंस है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझना है कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि किसी आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है 300 रुपये ऊपर मार्क कर दिया, तो यहां से 300 रुपये ऐड करेंगे तो ये आएगा, ऐसा बोला है, ठीक है। अब बोला है इफ 20% डिस्काउंट इज ऑफर्ड। 20% डिस्काउंट का मतलब है और डिस्काउंट अप्लाई होता है मार्क प्राइस के ऊपर। तो मार्क प्राइस जो भी होगी, अगर 1000 रुपये होगा तो 20% डिस्काउंट 200 रुपये का डिस्काउंट ये 800 हो जाएगा। अच्छा, ये भी आपको समझना है, किसी भी नंबर को 20% रिड्यूस करना है तो x इंटू 80/100 की मल्टीप्लाई करते हैं, या अगर 10% रिड्यूस करना है तो x इंटू 90/100 की मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर उल्टा हो, ये हमने क्लास में भी डिस्कस करा था, किसी नंबर को 10% रिड्यूस करके आगे वाला नंबर गिवन है, अब हमें गाड़ी चलानी है बैक गियर में, यहां तो गाड़ी चलानी थी सीधे सीधे, इस 20% का बेस ये था, 10% का बेस ये था। अब इस 10% का बेस ये है, 10% रिड्यूस करके x मिला, तो हमें उल्टा चलना है। तो हमें ना ये ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से समझ लेने हैं कि अरे 10% रिड्यूस करना होता तो 90/100 की मल्टीप्लाई करनी थी, है ना, आगे। लेकिन हमें तो उल्टा चलना है, तो हम क्या करते हैं, आगे चलने पर जिस चीज की मल्टीप्लाई करनी होती हम उसके उल्टे की मल्टीप्लाई कर देते हैं। वापस जब जाना हो उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देनी है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलूं एक नंबर को 30% बढ़ाऊं तो x इंटू 130/100, लेकिन अगर मुझे ये दिया है 30% बढ़ाने के बाद का नंबर दिया है, हमें बोला कि पीछे जाओ वापस वो नंबर निकालो जिसका 30% बढ़ाने के बाद x आया, तो आपको बस ये समझना है कि गाड़ी सीधे चलाते तो इसकी मल्टीप्लाई करते 130/100, गाड़ी उल्टी चलानी है तो 100/130 की मल्टीप्लाई, तब ऐसा करना है, सिंपल। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, क्योंकि ये परसेंटेज से रिलेटेड चीजें कई जगह DI में भी एप्लीकेबल होती हैं। अब आते हैं इसमें, फिर बोला है देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड इज 28%। अब देखो प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच का मामला होता है, डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का। 28%, मतलब इसको 28% बढ़ाएंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा, इसको 20% कट। सेलिंग प्राइस किसी भी चीज का बेस नहीं होता। एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं। जैसे मान लो एक शॉपकीपर था, वो 400 रुपए का एक शर्ट दिल्ली से खरीद के लाया, फिर उसने मार्क प्राइस लगाया 1000 रुपए, चिट लगा दी, MRP लिखा हुआ 1000 रुपए, और बेच कितने का रहा है, 600 रुपए का। अब देखिए प्रैक्टिकली समझना है, CP, SP और MP में। देखिए कॉस्ट प्राइस जो है, आप कस्टमर है और शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस है 400, तो शॉपकीपर कभी आपको कॉस्ट प्राइस तो बताएगा नहीं कि मैं 400 में खरीद के लाया दिल्ली से, कभी नहीं बोलेगा। वो कस्टमर आपको क्या, आप कस्टमर हो तो शॉपकीपर आपको क्या दिखा रहा है, बस ये दिखा रहा है कि देखो 1000 वाली चीज है, MRP देखो भाई साहब 1000, वो आपको यही दिखाएगा, देखिए 1000 रुपए MRP है, ठीक है, वो यही दिखाने वाला है। फिर आपको 600 रुपए में देगा, अब बोलेगे 600 रुपए में ले, देखो 400 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं, कुछ नहीं कमा रहा हूं मैं, ऐसे ही तो बोलता है। तो ये उसने आपको 400 रुपए का डिस्काउंट दिया, 40% डिस्काउंट। डिस्काउंट का बेस है ये, डिस्काउंट होता है हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर कैलकुलेट, सेलिंग प्राइस के ऊपर कभी भी डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होता। जो भी हम देखते हैं कि 20%, 30%, 10% डिस्काउंट, वो सारी कैलकुलेशन MRP, जो चिट लगी हुई रहती है ना, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, लेबल्ड प्राइस, अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो मार्क प्राइस के ऊपर ही डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। अब क्योंकि आपको तो बस ये दो चीजें, आप घर आ गए, आपने बस ये देखा घर में कि अरे MRP लगा हुआ 1000 रुपए और मैंने 600 पे किए, आप इसी को देख के खुश रहेंगे। शॉपकीपर ने आपको ये बताया नहीं, लेकिन शॉपकीपर अपने घर में जाके क्या हिसाब करेगा, अच्छा 400 में लेकर आया था, मैंने कस्टमर से 600 लिए। शॉपकीपर इसको देखेगा, बोलेगा मैंने 200 का फायदा कर लिया, 200 का फायदा 400 के ऊपर 50% प्रॉफिट कमा लिया। इस प्रॉफिट का बेस होगा CP। सेलिंग प्राइस किसी भी चीज का बेस नहीं होता। सेलिंग प्राइस ना डिस्काउंट का बेस है ना कॉस्ट प्राइस का। परसेंटेज में बेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेस जितने अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप उतनी इजीली कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो यहां पर इसको प्रॉफिट 50% है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर 50% है प्रॉफिट, डिस्काउंट 40% है, इसका मतलब मार्क प्राइस में है। तो ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही कुछ है।
28% डिस्काउंट मतलब इस पे, 28% प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस पे, 20% डिस्काउंट मतलब मार्क प्राइस पे। ठीक है, अब बहुत इजीली आप कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये 100x मान लेता हूं, 100x बहुत इजी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, ये अगर 100x है, 28% डिस्काउंट, बाकी सबको भूल जाए, अगर इसको भूल जाए फिलहाल, तो 100x में 28% डिस्काउंट मतलब 28x, तो 120x सेलिंग प्राइस होगा। 100 रुपए में, 100 वाली चीज में 28 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 128 में बेच रहे होंगे 100 वाली चीज को, तो 100x वाली चीज को 128 में बेचा। अब देखिए यहां से 20%, अगर ये पता होता ना मार्क प्राइस, तो 20% रिड्यूस करते, मतलब अगर ये मेरे पास फॉर एग्जांपल x होता, इसको 20% रिड्यूस करना होता, तो x इंटू 80/100, क्योंकि इस 20% का बेस तो ये है, किसी नंबर को 20% रिड्यूस करना है तो 80/100 की मल्टीप्लाई है ना। लेकिन गाड़ी हमें क्या करना है, उल्टा चलानी है। 20% रिड्यूस करने के बाद की वैल्यू पता है, हमें उल्टा चलना है। तो यहां से यहां पर जाने पर 80/100 की मल्टीप्लाई करते, तो हम क्या करेंगे, यहां गाड़ी उल्टा चलानी है तो 100/80 की मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये बात आपको अच्छे से समझनी है। 8 से कैंसिल करें, 8 1 जाए और ये 6, और ये हो गया हमारा 160x, ये x भी है साथ में, ठीक है, x, तो 160x हो गया। तो मार्क प्राइस हमें पता चल गया, और ये 100x से ये कितना ज्यादा है, 60x मोर है, और इस 60x को 300 बोला हुआ है, 300 रुपए, तो x इक्वल टू हमारा हो गया 5, तो x हो गया हमारा 5, तो x 5 हो गया, तो सारी चीजें मिल जाएंगी। हमें पूछा गया है व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस व्हेन डिस्काउंट ऑफ 10%, तो पहले मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। मार्क प्राइस कितना है, देखिए मार्क प्राइस 160x, x इक्वल टू 5 रखेंगे तो मार्क प्राइस हो जाएगा हमारा 800 रुपए। अब वो बोल रहे हैं 10% डिस्काउंट, अगर एमआरपी 800 रुपए है, 10% डिस्काउंट का मतलब कितना हो जाएगा, 80 रुपए का डिस्काउंट। कितना सिंपल है, देखिए 80 रुपए का डिस्काउंट, एमआरपी 800 लगा हुआ था, शॉपकीपर ने बोला देखो 10% डिस्काउंट है, तो 80 का डिस्काउंट तो कितने में मिलेगा, सेलिंग प्राइस 720 रुपए पे करोगे ना आप। 800 रुपए एमआरपी लगा हुआ था, 10% डिस्काउंट 80 का, तो 720 पे करोगे, तो फोर्थ हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन वही जल्दी से कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी मैं करता तो मैं सीधे ये करता कि ये 100x है तो सेलिंग प्राइस 128x होगी, 28%, फिर मार्क प्राइस में निकालता तो मैं बोलता 128 इंटू 100/80, तो 160x, फिर मैं देखता कि अच्छा 60x इक्वल टू, ये 60x की वैल्यू x इक्वल टू 5, ठीक है, तो x इक्वल टू 5, तो 800 आ जाता, 10% डिस्काउंट, 80 का डिस्काउंट 720 मार्क करके मैं आगे बढ़ जाता। तो ये तरीका है एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। तो जल्दी तभी कर पाएंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो। आइए क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। हमारे पास दिया है सम ऑफ प्राइस ऑफ x पेन एंड x - 2 पेंसिल इज 328 में आया है। प्राइस ऑफ अ पेन, पेन है 20 रुपए का, और पेंसिल भी बोला है 4 रुपए का, ठीक है, और इनका प्राइस पूछा है। तो हमारे पास x की वैल्यू इजीली आ सकती है, क्योंकि पेन है 20 रुपए का, 20 रुपए का पेन है, और कितने पेन खरीदे हैं, x पेन, तो 20x कीमत हो जाएगी, खर्चा इतना होगा। एक पेन 20 रुपए का, x पेन खरीदने में 20x, और एक पेंसिल है 4 रुपए की, और इतनी पेंसिल खरीदे हैं तो 4 इंटू इतना, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा ना, ये टोटल एक्सपेंडिचर। एक पेन है 20 रुपए का, 20 रुपए इंटू एक्स पेंस, एक पेंसिल है 4 रुपए की, इतनी पेंसिल्स, तो टोटल एक्सपेंडिचर इसकी वैल्यू है 328। अब देखिए कोशिश ये करनी है कि पेन कम से कम चले, दिमाग ज्यादा चले। अब देखिए 4 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी 4x, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो ये 20 और 4, 24x डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये -8 इधर आके +8 हो जाएगा, 336। कोशिश हमेशा करें कि पेन कम से कम चले, अननेसेसरी बहुत सारी लाइंस नहीं लिखनी है, ठीक है। अब 24 से कैंसिल, या तो 12 से कैंसिल करें, या फिर 24 से कैंसिल हो रहा होगा, ठीक है, तो 24 से कैंसिल करें, 24 1 96 बचा, 24 4, तो x आ गया 14, तो x 14 आ गया, तो इसका मतलब 14 पेन और 12 पेंसिल है, ठीक है। और x अगर 14 है तो ये प्राइस ऑफ कितना पूछा हुआ, 14 - 3 11 पेन, ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं 11 पेन, और x तो 14 है, 14 पेंसिल का प्राइस, ठीक है। तो पेन कितने का है, 20 रुपए का, और कितने पेन का पूछ रहे हैं, 11 पेन का। और पेंसिल कितने की है हमारे
पेंसिल है हमारे पास 4 रुपए की, और कितनी पेंसिल पूछी है 14 पेंसिल का, तो बहुत इजी है, ये हो गया 220 प्लस 56, तो ये हो गया हमारा 276। तो बहुत इजी था क्वेश्चन। फोर्थ, काफी कम पेंसिल आके हो सकता है, ये सारी चीजें मैंने इसलिए लिखी ताकि मेरी बात अब तक पहुंच जाए। तो ये आईबीपीएस में आया हुआ है, आरआरबी में, ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन अ प्रोडक्ट इज 20% एंड प्रॉफिट अर्न्ड दैट प्रोडक्ट इज 27.5%। मार्क प्राइस गिवन है। देखिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। और हमने अभी डिस्कस करा था कि डिस्काउंट कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस के ऊपर, इसका 20% इससे रिड्यूस कर देना, सेलिंग प्राइस मिलेगा। और प्रॉफिट कैलकुलेट होता है इसको 27.5% बढ़ाएंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा। सेलिंग प्राइस के ऊपर ना प्रॉफिट कैलकुलेट होता है ना डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। हमें पूछा है व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखिए 20% रिड्यूस करना है इसको, तो अब इसको 20% किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, इसका 20% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 10% देखिए 63.75 है, 63 रुपीज 75 पैसा। 20% की वैल्यू क्या होगी, 63 का दुगना, ऐसा सोचना है 126, और 75 पैसे का दुगना 1.5 रुपया, तो 127 रुपये 50 पैसे हुआ। तो ये हुआ 127 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट मिलेगा। जितना प्रैक्टिकली चलेंगे उतना इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे, एक कनेक्ट होगा आपका, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। तो इसका 20% निकाला। देखिए 10% 63 था, मैंने देखा 10%, 20% होगा 126, और हमारा 75 पैसा और था, 1.5 रुपया और, तो 127 रुपीज 50 पैसा। ये माइनस अगर करते हैं 127, तो ये हो जाएगा हमारा 510, 510 रुपये हो गया। ये माइनस करके आ गया 510 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिए कॉस्ट प्राइस, हमें अगर एक नंबर पता है x, उसे 27.5% बढ़ाना है। कोई भी नंबर खुद का 100% होता है, आगे वाला नंबर निकालना है तो 127.5/100 की मल्टीप्लाई, या तो ये करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास आगे वाला नंबर पता है, हमें गाड़ी बैक गियर में चलानी है, क्योंकि हमें सीधे जाने पर इसकी मल्टीप्लाई करनी थी, और इसका बेस तो ये है, बेस हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसके उल्टे की मल्टीप्लाई। तो हमें इसमें भी यही करना है 510 में, क्योंकि इसका बेस तो ये है ना, ये नहीं है, तो गाड़ी बैक गियर में चलानी है, तो हम क्या करेंगे 100/127.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हटाते हैं, ये हो गया 0। अब कैंसिल आउट करते हैं, किससे कैंसिल हो सकता है, आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि किससे कैंसिल होगा, कैसे। देखिए बहुत सिंपल है, ये 17 के टेबल में जाता है, ये भी पक्का 17 से कैंसिल हो रहा होगा, एक चांसेस है बहुत ज्यादा हाई। तो 17 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 17 7 जा 20 तक तो टेबल याद होनी चाहिए। 17 7 जा 119, तो 119 8 5, हाँ तो हो रहा है 17 5 जा, ठीक है। 17 और ये हो गया 30, 15 2 जा और 15 5 जा, ठीक है। और 5 से कैंसिल करें, 5 2 200, और ये 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 400 रुपीज आ गया हमारा। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए एग्जाम में अब ज्यादातर स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं कि सर कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं हो रही, और मैं अगर उनसे पूछता हूं कि तुमने टेबल्स कितने तक याद करी हैं, कि सर टेबल तो 12 तक याद है, 13 तक याद है बस। तो पहले भी मैं कई बार उन्हें बता चुका हूं, तो भाई तुमने 20 तक तो टेबल याद नहीं करी है और तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाए, तो पहले एटलीस्ट टेबल तो लर्न कर लो 20 तक, स्क्वायर तो याद करो 30 35 तक, क्यूब एटलीस्ट 15 तक याद करो, उसके बाद कंप्लेन करना कि हमारी कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं हो रही। पहले बिल्कुल जबरदस्त तरीके से टेबल 20 तक एटलीस्ट लर्न होनी चाहिए। आपको घर में टाइम देना है, डेली आधा घंटा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, जो है आपको कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट्स क्रिएट करने हैं अपने आप से, ठीक है, तभी आपकी कैलकुलेशंस इंप्रूव हो पाएंगी। अपने आप कोई घोल के पिला दे तो कैलकुलेशन इस तरीके से इंप्रूव नहीं होंगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। बोट कवर्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स। देखिए अपस्ट्रीम मैंने पहले वाले सेशन में भी बताया था, पानी देखिए ऊपर से नीचे की तरफ बहता है हमेशा, ठीक है। और बोट मान लिया पानी के साथ नीचे आ रही है, वैसे अगर पानी रुका हुआ हो और बोट जा रही हो, मान लिया कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट जा रही है, तो रुके हुए पानी में तो बोट अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलेगी, क्योंकि पानी तो उसे पुश ही नहीं कर रहा है, ना रोक रहा है, ठीक है। अब पानी मान लिया कि
3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है नीचे, अब बोट जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे ही, इसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। इसे एक्स बोल सकते हैं, इसे वाई बोल सकते हैं। अब 1 घंटे में बोट चली 20 किलोमीटर पानी के साथ नीचे, बोट की स्पीड मतलब बोट की ओरिजिनल स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। उसी 1 घंटे में पानी भी बोट को 3 किलोमीटर नीचे लेकर आ जाएगा धक्का देके। तो रिजल्ट क्या रहेगा, बोट 1 घंटे में 23 किलोमीटर चलेगी, 23 किलोमीटर। तो बेसिकली डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, रिजल्टेंट स्पीड। वैसे बोट की ओरिजिनल स्पीड 20 है और स्ट्रीम की स्पीड y है। सेम उसी तरीके से अप स्ट्रीम की अगर हम बात करें, 1 घंटे में बोट चलेगी 20 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में चलेगी 20 किलोमीटर ऊपर की तरफ। उसी 1 घंटे में पानी उसे 3 किलोमीटर नीचे धक्का दे देगा, रिजल्ट क्या रहेगा, 17 किलोमीटर पर आवर, रिजल्ट ये रहेगा। तो हमें ये देखना है कि अप स्ट्रीम में प्रैक्टिकली सोचना है। रटने की कोशिश जो करता है ना अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन, वो हमेशा प्रॉब्लम में रहता है, एग्जाम में उससे सॉल्व नहीं होने वाले। आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, प्रैक्टिकली सोचिए। एक नाव चलाने वाले को भी अगर हम समझाएंगे ना तो वो भी समझ जाएगा, ठीक है। जो नाव चलाता होगा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो कैलकुलेट कर लेगा ये क्वेश्चन इजीली, प्रैक्टिकली मुंह जबानी, क्योंकि वो नाव चलाता है सच में और वो रियल लाइफ की तरह सोचेगा। तो आपको भी रियल लाइफ की तरह सोचना है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मतलब। तो यहां पर अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगी स्पीड। तो यहां पर अगर हम स्पीड देखें अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, मान लिया एक्स बोट की स्पीड है, तो रिजल्ट क्या रहेगा अप स्ट्रीम में, स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी, अभी हमने डिस्कस कराई है। और ये कितना होगा, क्योंकि स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो 36/2 18 किलोमीटर पर आवर। और डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई, हो जाएगा 66/3 22 किलोमीटर पर आवर। और हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, इतनी सिंपल इक्वेशंस को करने के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं होती। ऐसी सिंपल इक्वेशंस में x की वैल्यू होती है इनके सम का हाफ और y की वैल्यू होती है इनके डिफरेंस का हाफ। तो इनका सम है 40, उसका आधा 20, x हो गया 20, तो 20 हमारा आंसर हो गया। y निकालना होता तो डिफरेंस है 4, उसका आधा 2, ठीक है। तो ये तरीका होता है, बच्चों की तरह इसमें पेन नहीं चलाना है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो 20 हमारा आंसर है, x होगा सम का हाफ, y होगा इनके डिफरेंस का हाफ, इतनी सिंपल इक्वेशंस में। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, तो स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा तो उन्होंने तो बहुत जल्दी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 34, कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग अ सर्कुलर फील्ड एट 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखिए कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट 10 रुपीज। अब जैसे इन्होंने बोला ना 10 रुपीज पर मीटर, तो ये जो 10 रुपीज है इसकी मल्टीप्लाई करी होगी एरिया के साथ, है ना, क्योंकि वो बोल रहे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 10 रुपीज और टोटल कॉस्ट ये बोली हुई 3465। तो बेसिकली एरिया कितना होगा, ये बिना पेन चलाए समझ में आ जाता है एरिया। उस सर्कल का एरिया इतना रहा होगा, ठीक है। अब सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 346.5 ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ सर्कुलर फील्ड है ना, और बोला गया साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड एस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड। तो पहले इसका रेडियस निकाल लेते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं, हो गया 10, 11 से कैंसिल कर लेते हैं, 11 2, 11 3, 1 6, 11 1 और ये हो गया 5, 11 से कैंसिल करा और ये 5 से भी कैंसिल कर लेते हैं, 5 2 और ये हो गया 5 6 और 3। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 63 इंटू 7 और अपॉन में 2 इंटू 2। अब देखिए ये होगा तो परफेक्ट स्क्वायर ही, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो आर की वैल्यू तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगी। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होगा जो भी नंबर होंगे 2 2 होंगे, जैसे यहाँ पर नीचे तो आ जाएगा 2, 2 2 है ना, 1 2 हो जाएगा, 1 7 तो है, 1 7 पक्का निकलेगा और वो 63 में से निकल जाएगा, 2 7 हो जाएंगे ना बेसिकली ऊपर, तो 1 7 रह जाएगा और 9 रह गया, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, 2 7 का स्क्वायर रूट 1 7 हो गया और 9 जो है उसका स्क्वायर रूट 3 हो गया। तो बेसिकली ये कितना हो गया 10.5 रेडियस। लेकिन ये तो बोल रहे हैं डायमीटर, तो डायमीटर कितना होता है 2r 21। अब ये जो डायमीटर 21 है सर्कुलर फील्ड का, ये क्या है साइड ऑफ अ स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड s इज इक्वल टू, तो साइड ऑफ अ स्क्वायर हो गया 21 और पूछा गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, पेरीमीटर ये होता है ना साइड्स को ऐड कर लेते हैं, तो 21 21 21 84, तो सेकेंड हमारा आंसर है। तो काफी जल्दी निकाला जा सकता है, बस थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, क्वेश्चंस को समझना है।
क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। देखो रेशियो ऑफ एज ए आफ्टर 2 years टू द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 5:6। अब देखो ए की एज 2 साल के बाद और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो 5:6 है, और ए की एज 8 साल के बाद और बी की एज 6 साल के बाद 6:7 है। अब देखिए एलिमिनेशन प्रोसेस से बहुत इजीली हो सकता है, एसबीआई पीओ में आया हुआ है और बहुत लड्डू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर जिसका कॉमन सेंस अच्छा हो बड़े इजीली कर सकता है, और जिसने हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास अटेंड करी होगी तो वो तो बहुत ही इजीली कर सकता है। देखिए क्या है, हमें बी की प्रेजेंटेज पूछी है ना, रेशियो का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा था, 5:6 कैसे आया होगा। इनकी जो भी एज रही होगी कैंसिल आउट करा होगा तब तक जब तक ये कैंसिल आउट होते हैं। जब कैंसिल होना बंद हो गया तो लास्ट में नंबर रह गया 5:6। जब कैंसिल होना बंद हो गया, रेशियो का मतलब यही तो होता है, तो नंबर का अपॉन में लिखो, कैंसिल आउट करो जब तक कैंसिल होते हैं। जब कैंसिल होना बंद हो गया तो रिमेनिंग नंबर रेशियो है। सेम ऐसी यहां भी किया होगा, है ना। तो जब कैंसिल होना बंद हो गया होगा 6:7 आ गया होगा। अब बी में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बी देखिए यहां पर बोला है रेशियो जो है ए की एज 2 साल के बाद और बी की प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट में अगर मैं बोलूं बी की एज क्या होगी, तो बी की एज ना 6 का मल्टीपल होगी, ये पक्का है। ये हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए 5:6 का रेशियो है, ए की एज 2 साल पहले 5 का मल्टीपल और बी की एज 6 का मल्टीपल, तभी कैंसिल करके 6 बचता है। कॉमन सेंस, आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, एक्सपेरिमेंट करना, नंबर्स लेना और देखना कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं। अब बी की प्रेजेंटेज 6 का 6 क्रॉस मतलब बी की एज या तो 6 साल होगी, 12 साल होगी, 18 साल होगी, ऐसे कुछ होगी। 6 का टेबल में जाने वाला नंबर ही होगी। और वो जो रेशियो बोला है अगली लाइन 8 साल बाद और 2 बी की एज 6 साल बाद, तो यहां से यहां पर 6 साल बाद देखें तो बी की एज 6 साल बाद, क्योंकि रेशियो में बी की एज अपॉन में आया होगा फिर 7 आया, तो बी की एज 7 का मल्टीपल। तो 6 साल बाद बी की एज 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बी की प्रेजेंटेज पूछ रहे हैं तो एक तो प्रेजेंटेज जो भी ले ऑप्शन में 6 की टेबल में जाने वाला नंबर, जैसे ये तो 6 की टेबल में जाता नहीं है, आंसर नहीं है, ये भी नहीं जाता, ये भी आंसर नहीं है। हमारे पास 3 ऑप्शन रह गए, और साथ ही साथ 6 की टेबल में जाने वाले ऑप्शन तो 3 हो गए, लेकिन 6 साल के बाद 7 की टेबल में जाने वाला नंबर बनना चाहिए। इसमें 6 साल के बाद तो 36 होगी बी की एज, 7 की टेबल में नहीं जाता, ये भी क्या। 6 साल के बाद 42 होगी, 7 की टेबल में 42 जाता है, ये होगा। इसमें देखें 6 साल के बाद 30, ये भी 7 की टेबल में नहीं जाता, तो 4 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, 3rd ऑप्शन आंसर है। बहुत ईजी था, बहुत ही इजीली हो गया। तो एलिमिनेशन प्रोसेस से बड़े इजीली कर सकते हैं, जो मैंने बताया थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करनी है, वरना अगर ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं। देखिए ए की एज 2 साल बाद बोला हुआ है आफ्टर 2 years, और बी की प्रेजेंट एज बोला हुआ, ये 5:6 इनका रेशियो बोला हुआ दोनों का। तो ऐसा कर लेते हैं, ये एज मान लेते हैं 5x, इसको मान लेते हैं 6x। तो ए की एज कितनी हो जाएगी 5x - 2 प्रेजेंट एज, और बी की एज हो जाएगी 6x, है ना। ए की एज हो जाएगी 5x - 2, तो क्योंकि ए की एज आफ्टर 2 years बोला हुआ ना, a+2 की वैल्यू 5x है ना, जो रेशियो दिया है x, क्योंकि 5 और 6 आया होगा तो x कैंसिल हुआ होगा, तो हम मान के चल रहे हैं, मान लो कि वो 5x और 6x था, ठीक है। रेशियो में इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। ए की एज 8 साल बाद बोला हुआ, तो ए की एज 8 साल बाद और बी की एज 6 साल बाद, इसका रेशियो 6/7 है। तो ए की एज 8 साल बाद, ये a+8 अगर करते हैं तो 5x + 6, बी की एज यहां पर रखते हैं तो 6x + 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो क्या 35x + 42 = 36x + 36, तो x = 6, तो x आ गया 6। अब बी की प्रेजेंटेज पूछिए, बी की प्रेजेंटेज है x 6 आ गया तो 36 years। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व, लेकिन एलिमिनेशन प्रोसेस से तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 36, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये किनारे किनारे की लेंथ, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस दैट ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो सर्कमफ्रेंस क्या है, पेरीमीटर का दुगना है। पेरीमीटर क्या होता है, LLBB, 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेड्थ, वो पेरीमीटर होता है। प्रैक्टिकली समझना है, बिल्कुल फॉर्मूला नहीं रटना कि 2L + B, और क्यों है पता ही नहीं कुछ। तो प्रैक्टिकली समझना है कि किनारे किनारे की जो लेंथ है वो ऐड करना है, तो 2 बार L 2 बार B, है ना।
ये पेरीमीटर है। एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ, अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ तो वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, ये क्या पाई आर स्क्वायर। अब ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले फॉर्मूला लिखा एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट ये लिख सकते हो, टाइम बचाना है, एक एक सेकंड जहां बच सकता है वहां बचाना है। तो 11 2 11 से कैंसिल करें, 11 5 0 और 4 2 से कैंसिल करें और ये हो गया 252। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 252 इंटू 7, यही। अब काफी बड़ा नंबर आ गया, स्क्वायर रूट कैसे निकाले। अब देखिए ये पक्का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो बहुत कॉमन सेंस है, एक 7 तो है ही, दूसरा 7 जरूर निकलेगा इससे, वरना आर की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगी। तो देखिए किस तरीके से निकाल सकता हूं मैं, 7 से डिवाइड करके देख लेता हूं, एक और 7 निकाल लो, 7 3 जा 21 है ना, 7 3 जा 21 बचा 4 2, 7 6 जा 42, तो ये आ गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया ना, इससे एक 7 अलग कर लिया, तो इन जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 36 का तो 6 हो जाएगा और एक 7 का, एक 7 तो 42 हो गया, ठीक है। तो आर हो गया हमारे पास 42, ठीक है। अब हमें बोला क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, और सर्कमफ्रेंस क्या होगा सर्कल का, 2 पाई आर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 42 और ये हो गया 6, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया और 12 इंटू 22 और ये हो जाएगा हमारा circumference of a circle is twice the perimeter। अच्छा, circumference of a circle is twice the perimeter, तो circumference of a circle बोला हुआ पेरीमीटर का twice, तो ये जो circumference है ये इक्वल टू होगा 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये कैंसिल करें 6, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा हमारा 132 रेक्टेंगल का, क्योंकि circumference of a circle बोला हुआ is twice द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हमें पता लग गया 132, मतलब 2 बार L और 2 बार B अगर हम ऐड करते हैं तो 132, और हमारे पास लेंथ कितनी है 40, तो ये कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो ब्रेड कितना हो जाएगा, ये माइनस करें, कोशिश ये करनी है पेन कम से कम चलाएं, दिमाग ज्यादा से ज्यादा चलाएं। 80 इधर माइनस होगा 52 और B हो जाएगा 26, और हमें पूछा है एरिया, और एरिया होता है L इंटू B, तो 40 इंटू 26, तो 521040, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर इससे आगे नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।